नमस्कार, मैं पवन, जन क्रांति जींद में आप सबका स्वागत है। आज हम नरवाना में पहुंचे हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव चांद बहादुर जी हैं। इनसे पूछेंगे कल जो पद यात्रा शुरू हो रही है उसमें नरवाना से कितने किसान मजदूर नौजवान शामिल होंगे और क्या उसका उद्देश्य है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। पहले तो मैं आपके चैनल के जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका चैनल का भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि गोदी मीडिया की जगह पर केवल आप ही बचे हैं जो हमारी बात को, किसान की बात को, नौजवानों की बात को जनता तक पहुँचाते हैं। इसलिए पुनः मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से आप साथियों का धन्यवाद करता हूँ। ये जो कल पद यात्रा शुरू हो रही है खटखट टोल प्लाजा से, वहाँ नरवाना से कितने किसान मजदूर शामिल होंगे और नौजवानों की क्या भूमिका रहेगी इसमें। साथियों, वैसे तो काफ़ी संख्या में, क्योंकि जैसे हमने अपील की है और टोल प्लाजा धर्मगढ़ के अंदर काफ़ी उत्साह जो है नौजवानों में देखा जा रहा है और हमें उम्मीद है कि सैकड़ों की संख्या में नौजवान साथी, महिलाएं, किसान जो है उसमें शिरकत करेंगे। और हमारा इसके पीछे उद्देश्य एक ही है, जैसा आप सभी जानते हैं कि 26 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे किसान आंदोलन को, और हमें भी समय समय पर अपनी रणनीति जो है के तहत जो है कुछ प्रोग्राम जनता के बीच में जाना पड़ता है, क्योंकि ठहराव जो है वो किसी भी कीमत पर जो है उचित नहीं होता किसी भी संगठन के लिए। और इसीलिए अपनी इस रणनीति के तहत जवानों ने जो है ये फैसला किया है अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, संयुक्त मोर्चे की ओर से, कि अलग अलग स्थानों से जो है वो दिल्ली की तरफ 4 जत्थे जो है वो कूच करेंगे। जैसे हम जींद में खटखट टोल प्लाजा से रोहतक की तरफ कूच करेंगे और दूसरा जत्था आंसी से जो है वो रोहतक में हमारे जत्थे के साथ मिलकर जो है रोड होते हुए हम टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे और वहां शहीद आजम भगत सिंह की शहादत को वहीं मनाने का फैसला किया है। इस दौरान हम जिन भी रास्ते में जिन जिन गाँव से गुजरेंगे वहाँ नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। और हमारा उसके पीछे उद्देश्य एक ही है, क्योंकि नौजवान जो है आने वाले समय में देश के कर्णधार हैं, देश के निर्माता यही हैं। आने वाले समय में जो आज इन नौजवानों को बेरोज़गारी का दंश झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि 45 सालों में, क्योंकि उसके पीछे के आंकड़े देने सरकार ने अब बंद कर दिए हैं, 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी मौजूदा टाइम पर है और मौजूदा सरकार में है। इसलिए जवानों को, जितने भी नवयुवक हैं, उनको इसके बारे में जागृत करते हुए, और ये बेरोज़गारी क्यों है, जैसा आप सभी को पता है, कोरोना काल के अंदर हमें कई बार शर्म आती है ये सुनकर, जब हमारे प्रधानमंत्री जी एक कौटिल्य का सूत्र है उसकी पुस्तक से लिया गया कि युद्ध और महामारियां मुफीद होती हैं या अच्छी होती हैं राज सत्ता के लिए। और इसी बात को 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी कोरोना के उस काल में, जब पूरी दुनिया इस बीमारी से त्राही त्राही कर रही थी, हिंदुस्तान के अंदर लाशों पर लाशें जो है वो घर भेजी जा रही थी, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि विपदा को अवसर में बदल दो, महामारी को अवसर में बदल दिया जाना चाहिए। बड़े खेद की बात है, कुछ लोगों ने तो इस विपदा को जो है अवसर में बदला। अडानी की संपत्ति उसी दौरान दोगुनी हुई, उनकी संपत्ति काफ़ी मतलब डबल जो है हुई और लगभग $69.6 मिलियन आज पहुंच चुकी हैं। और एक साल में उसकी संपत्ति में जो है
$43.6 मिलियन का इजाफा हुआ उसी कोरोना के दौरान, जिस कोरोना के अंदर नौजवान का रोज़गार समाप्त हुआ, मज़दूरों का रोज़गार समाप्त हुआ, आम जनता का रोज़गार समाप्त हुआ, 14 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए। लेकिन दूसरी ओर अडानी अंबानी की संपत्ति कई गुना बढ़ती चली गई। तो इसलिए हम लोगों के बीच में लोगों को जागृत करने के लिए इस पद यात्रा को निकाल रहे हैं। दूसरा, नौजवानों को जागृत करने के साथ साथ हम जनता के बीच में ये संदेशा भी लेकर जाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं बार बार, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मैं आपके चैनल से एक बात प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। जब मंडी में पैरेलल प्राइवेट मंडियाँ खुलेंगी, जहाँ सरकारी मंडी में 6% टैक्स लगेगा और प्राइवेट मंडी में किसी प्रकार का, जिसको वो मंडी बोलते हैं, जबकि मंडी नहीं होंगी, वो अपने निजी संस्थान होंगे व्यापारियों के, और उन निजी संस्थानों में किसी प्रकार के टैक्स की ज़रूरत नहीं है या उस टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए। जबकि पहले प्रावधान था कोई भी व्यक्ति अपनी फसल को मंडी से बाहर नहीं बेच सकता, वो केवल मंडी में ही अपनी फसल को बेच सकता था। और क्योंकि विक्रेता जो है कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं था, केवल क्रेता के ऊपर टैक्स लगता था। जो खरीदने वाला था टैक्स उसे देना पड़ता था, ना कि बेचने वाले को। अब इसका उल्टा होगा, जिस प्रकार से जियो की सिम का हुआ, क्योंकि जियो के साथी भी जब ये लॉन्च किया गया, ये कह के लॉन्च किया था कि 1 साल तक हम आंकड़े फ्री देंगे, और 1 साल आंकड़े फ्री देने के चक्कर में मेरा जितना युवा साथी हैं, जो नौजवान है, वो इस प्रकार से इसकी लत में ग्रस्त हो गए जैसे अफीम का नशा होता है, और वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर लेता है कि उसकी लत छूटती नहीं। और 2-3 दिन के पीछे आपने देखा होगा, हरियाणा में जो ब्रेक हुआ, इंटरनेट बंद हुआ, तो पड़ोसी राज्यों में जब डिस्ट्रिक्ट में जब ये चालू हुआ जींद की बजाय, मेरे जींद के नौजवान साथी जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट में रिचार्ज करवाने के लिए भाग रहे थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके ऊपर कितना नौजवान बच्चों का टाइम जाया होता है, और शिक्षा पे दिन वो बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों की यदि मैं बात करूं, एसएससी के 20-20 हज़ार के लोट निकलते थे वैकेंसियों के, और आज वो 3,000 पे आके खड़ा हो गया लोट। और एग्ज़ाम हो जाता है तो रिज़ल्ट आने में 2-2 साल उनके लग जाते हैं। इसका मतलब रोज़गार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी दिन प्रतिदिन घोषणा करते जा रहे हैं कि मैं हर सार्वजनिक क्षेत्र को बेचूंगा। ऐसा कोई सार्वजनिक क्षेत्र नहीं जिसको उन्होंने बेचने की बात ना की हो। इवन LIC एक ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र था जिसके पास हिंदुस्तान की सरकार के 1 साल के बजट से भी ज़्यादा, आज जो 5,000 करोड़ से शुरू हुआ था बिजनेस LIC का, आज उनके पास 33 लाख करोड़ रुपए हैं 1956 के बाद चलकर। तो एक भी रुपया सरकार का उस पर खर्च नहीं होता। सरकार को वो हज़ारों करोड़ रुपए सालाना देते हैं, लेते कुछ नहीं, उसको भी प्राइवेट सेक्टर में देने की बात है। HPCL हमारी रिफाइनरी है जो नवरत्न में आती है, जिसका शुद्ध मुनाफा 1 साल का 7,000 करोड़ है, उसको भी बेचने की बात की जा रही है। 4 संस्थाओं को छोड़कर ये कहते हैं मोदी जी हर चीज़ को बेचूंगा। बैंकों की 2 दिन की हड़ताल हुई है, सफल हड़ताल हुई है। आज भी बीमा की हड़ताल है, कल भी है। साथियों, इसमें हम ये कहना चाहते हैं, इसीलिए नौजवान साथियों को हम जागरूक करने के लिए आ रहे हैं कि आपका भविष्य भी इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ। ये ना समझें कि यह आंदोलन केवल किसानों का है, क्योंकि इसके साथ हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। ये लड़ाई हमारे अपने
बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी है, उनको रोज़गार की गारंटी दिलाने के लिए है, समाज से गैर बराबरी को ख़त्म करने की भी है, बेरोज़गारी को समाप्त करने की भी है, समाज से शोषण ख़त्म करने की भी है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का हमारा एक सुंदर सा समाज बने जिसमें हर बच्चे को अपने अधिकार मिले, हर आदमी को न्याय मिले, समतामूलक समाज की स्थापना हो। और इन मूल्यों को लेकर हम ये जनता से अपील करेंगे कि हर उस नौजवान साथी को, हर उस नागरिक को जो अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहता है, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहता है, जो ये चाहता है कि इस देश से बेरोज़गारी ख़त्म हो, अन्याय ख़त्म हो, असमानता ख़त्म हो, गैर बराबरी ख़त्म हो, तो उन सब को किसानों के साथ मिलकर इस आंदोलन में जुड़ने की ज़रूरत है। ये पैगाम हम लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे। कितने संगठन इस पद यात्रा में शामिल हो गए? क्योंकि एक्चुअल में तो ये किसान सभा की तरफ से आह्वान है, लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में किसानों के लगभग 40 संगठन हैं और उन्होंने एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया हुआ है। और किसान मोर्चे की तरफ से हम साथियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज लोगों को इस मुहिम में और विशेषकर नौजवानों को इस मुहिम में जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। जो वर्ग ये समझता है कि नहीं ये केवल खेती करने वाले की लड़ाई है, वो शायद गलतफहमी में है। ये तो इस बार है क्योंकि एफसीआई की खरीद इस बार ख़त्म होने वाली थी। आंदोलन के दबाव में ये अभी सरकार ने निकाला है लेटर कि एफसीआई भी इस बार खरीद करेगी। जिस बार एफसीआई का गोदाम में अनाज नहीं होगा, उसी दिन राशन की दुकान पर भी अनाज नहीं होगा। और जिस दिन राशन की दुकान पर अनाज नहीं होगा, मेरा बहुत गरीब जो तबका है उसके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं होगी। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमेशा एक दार्शनिक ने कहा है, जब भी आर्थिक मार पड़ती है वो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग पर पड़ती है, मजदूर वर्ग पर पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले अगर रोटी का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का संकट आएगा तो वो सबसे पहले सबसे समाज की कमज़ोर कड़ी पर आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में जितने देशभक्त, चाहे वो किसान है, चाहे नौजवान है, वो इसमें शामिल हो। हम सबको उसमें शामिल होने की ज़रूरत है और ये सबसे अपील करते हुए हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह का एक सपना था कि हम ऐसा सुंदर समाज बनाना चाहते हैं जिसमें गैर बराबरी ना हो, किसी प्रकार का अन्याय ना हो, समतामूलक समाज हो, शोषण रहित समाज की वहाँ स्थापना हो, हर बच्चे के सिर पे छत हो, हर बच्चे को रोजी रोटी के लिए उसका प्रबंध हो। तो इस प्रकार से उनका एक सपना था और उसी सपने को साकार करने के लिए हम दर दर जो है गांव-गांव होते हुए शहीद आजम भगत सिंह की शहादत को टिकरी बॉर्डर पर मनाने के लिए जा रहे हैं। हमने देखा है मजदूर संगठन जो CITU है उसकी भी तमाम यूनियनें इस पदयात्रा के लिए अच्छी तैयारी कर रही है। साथियों, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मैंने जैसा पहले भी मैं अपने वक्तव्य में मैं कह चुका हूँ, ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, ये लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की जनता को बचाने की है, ये लड़ाई जो है नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की है। और यहाँ क्योंकि सबसे पहले जो है आर्थिक रूप से जो सबसे कमज़ोर तबका है, सबसे पहले मार उसी पर आती है। क्योंकि किसानी में अगर आप देखोगे, यहाँ मैं एक कर्मचारी रिटायर्ड हुआ हूँ, हम संगठित थे। हमारा वेज जिस दिन मैं सर्विस में आया मुझे 715 रुपये मिलते थे और 34 साल की सर्विस के बाद जब मैं रिटायर हुआ मुझे 70,000 रुपये मिलते थे। लेकिन किसान उसी रेशो में, हमारी जो पे बढ़ी वो 250 गुना बढ़ी, किसान की जो पैदावार के हिसाब से आमदनी बढ़ी वो केवल 50 गुना बढ़ी। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर है और इसलिए दिन पर दिन
जो है किसान जो है पिछड़ता चला गया। आज आप देखते हो वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनना चाहता है, हर जो कारपोरेट घरानों के बच्चे कारपोरेट बिजनेस में आना चाहते हैं, लेकिन किसान का बेटा एक ऐसा बेटा है जो ये कहता है नहीं मुझे किसानी नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। और हालात तो आज से पहले ये भी थे कि 1 किला ज़मीन बेचकर भी अगर उस किसान के बेटे को नौकरी मिलती थी तो वो नौकरी लेना पसंद करता था, खेती करना पसंद नहीं करता था। क्योंकि अगर आप बात करो आज से कुछ साल पहले की, नमक की एक थैली जब 4 रुपये की बिकती थी तो हमारी गेहूं उस समय पे है 11 रुपये पर केजी थी। लेकिन ज्यों ही यह कारपोरेट घरानों के पास नमक चला गया, क्योंकि हमारे देहात में एक कहावत थी नमक से सस्ता कुछ नहीं, और सबसे सस्ती चीज़ नमक ही होती थी हमारे रसोई के उसमें। और वही नमक आज जब थैलियों में पैक होने लगा तो वो कणक को पार कर गया, क्योंकि नमक की थैली 20 रुपये की है, गेहूं आज भी 19 पे खड़ी है। वो तो 4 से 20 पे चला गया नमक तो, और गेहूं 11 से 19 पर मुश्किल से पहुंच पाई है। आप बताइए फिर वो किसान अपने बच्चों का गुजारा किस प्रकार कर पाएगा। आप देखते हैं रोडवेज़ का एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हमें पता ही नहीं चला कब नीली बसें जो है बस अड्डे से बाहर होगी और लाल बसें बस अड्डे के अंदर चली गई। एक मेरा बेटा मेरा बच्चा सरकारी बस में ड्राइवर कंडक्टर लगता था, तो एक बस के साथ 7 नौजवानों को रोज़गार मिलता था। और आज लाल बस में वो अपने बच्चे को, क्योंकि जहाँ जहाँ भी सरकारी सेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है और उसी स्थान पर प्राइवेट सेक्टर जो है फल फूल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो के कि हाँ मैं प्राइवेट बस में अपने बच्चे को कंडक्टर लुवाना पसंद करूँगा सरकारी बस के कंडक्टर की अपेक्षा। तो इसलिए साथियों ये रोज़गार के सवाल पर हम सारे इकट्ठे हों और ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। वास्तव में अगर इसको देखोगे तो हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, केवल खेती को बचाने की नहीं, क्योंकि हम किसानी में हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं हमारे जल जंगल ज़मीन तभी बचेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, और अगर हमारी जंगल ज़मीन नहीं बचती तो हमारी नस्ल भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सवाल ये है कि अपने अस्तित्व को बचाने की ये लड़ाई है, और इसीलिए हम दिल्ली की तरफ नौजवानों को जागृत करते हुए इस कूच में शामिल होंगे। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव ने विस्तार से जो कल पदयात्रा निकलेगी उसके बारे में बताया। धन्यवाद।